हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और जो हमारा आज का पॉलिटिकल टॉपिक है, इट इज अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया। हम देखेंगे कि प्रिजन रिफॉर्म्स क्या हैं। एज यू हैव सीन कि लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रिजनर्स के ऊपर, पेरोल के ऊपर। और इस साल भी, दिस ईयर 2023 भी यूपीएससी ने पूछा प्रिजन एक्ट 1894। सो लेट्स सी कि प्रिजनर्स कौन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या सेफगार्ड्स दिए हैं, कौन से हमारे पास लॉज हैं इंडिया में फॉर प्रिजनर्स, और कौन सी मेजर केस स्टडीज हैं, जजमेंट्स हैं, जिसमें पता लगता है कि जो प्रिजनर्स हैं उनके भी राइट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं जी इंट्रोडक्शन की प्रिजनर कौन होता है। बाय द डेफिनेशन वी हैव टू सी कि प्रिजनर कौन है। अ प्रिजनर इज अ पर्सन हु इज केप्ट इन प्रिजन एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम दैट दे हैव कमिटेड। प्रिजनर कौन है कि एक ऐसा पर्सन जिसने कोई क्राइम किया है और उसके लिए उसको पनिशमेंट मिली है, और वो कहां पे, वो प्रिजन में है, तो उसको बोलेंगे प्रिजनर। अ प्रिजनर इज ऑल्सो नोन एज एन इनमेट। ये लॉ की डेफिनेशन है। प्रिजनर इज ऑल्सो नोन एज एन इनमेट इज एनीवन हु अगेंस्ट देयर विल इज डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। दिस लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय फोर्सफुल रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट। तो प्रिजनर को हम इनमेट भी बोलते हैं, जिसको हम लिबर्टी नहीं देते हैं। लिबर्टी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है, वो प्रिजन में है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, और उसके लिए उसको हम कन्फाइनमेंट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से लॉज हैं इंडिया में जो प्रिजन्स के लिए या प्रिजनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या उनकी लेजिस्लेशन डेवलप करने में, बिल्डअप करने में हमें हेल्प करते हैं। तो हम सोर्सेज देखें लॉज के कौन से हैं। पहला, वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स थ्रू फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 है, 19 है, 20 है, 22 है, जो बताता है कि प्रिजनर्स के एक्ट के अपने राइट्स हैं। दूसरा हमारे पास है एक बहुत पुराना, द प्रिजन्स एक्ट 1894। इसके ऊपर यूपीएससी ने दिस ईयर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। ये स्टेट के पास पावर होती है इस एक्ट के अंदर। थर्ड हमारे पास है द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। अगर किसी प्रिजनर को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन जेल टू अनदर, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है। फोर्थ इज योर प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट्स एक्ट 1955। ये एक्ट बताता है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको कैसे आपने कोर्ट में लेकर आना है, और उनके क्या क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1990, जब इसको हमने रिफाइन किया था एक्ट को। और लेटेस्ट एक्ट हमारे पास है द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी मई 29 को, या 28 एंड 29 मई को उन्हें पब्लिश किया है। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द प्रोविजंस एंड लेट्स अंडरस्टैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कहां कहां पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव रिटन आर्टिकल 14, जो किस चीज की बात करता है, वो बात करता है इक्वालिटी की। इस आर्टिकल के थ्रू हमें पता लगता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, बेशक फॉरनर है या आपका सिटीजन है या आपका प्रिजनर है, टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन टेरिटरी ऑफ इंडिया में है तो उसको इक्वालिटी मिलेगी। आर्टिकल 14 वो एक्सरसाइज कर सकता है, बेशक वो प्रिजनर है, नॉर्मल सिटीजन है, तो वो बार्ड नहीं है कि उसको आर्टिकल 14 के थ्रू इक्वालिटी नहीं मिलेगी। उसको इक्वालिटी मिलेगी बिफोर द लॉ। अगर उसने कोई गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर गलती नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की या कोई क्राइम नहीं किया, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ने तीन चीजें मैंडेट की हैं। वैसे वी हैव 6 फ्रीडम्स इन आर्टिकल 19। तो 3 फ्रीडम्स आर फॉर द प्रिजनर्स। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने पंजाब में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में कोई क्राइम कर दिया तो आप वहीं पे कन्फाइंड हो, कहीं मूव नहीं कर सकते, आप मूव कर सकते हो। सेकंड है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड टू सेटल। ऐसा नहीं है कि आपने चंडीगढ़ में कोई क्राइम कर दिया है और आपने अब अंडमान निकोबार जाना है, तो वहां पे आप रिजाइड नहीं कर सकते, अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपके पास ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर। और थर्ड है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। देखो इसके अंदर ना आपने एक बात समझ ली है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में, कि ठीक है किसी बंदे ने या किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार ही क्राइम कमिट करेगा। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो कोई और नोबल प्रोफेशन अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको बार नहीं करता, या कोई भी लॉ उसको बार नहीं करता कि आप कोई और काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन से आर्टिकल्स हैं। देन वी हैव आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में वी हैव 2 सब क्लॉज। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एंड 20 क्लॉज 2। 20 क्लॉज 1 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for the violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to any penalty greater than that which might have been inflicted under the law at the time of the commission of the offense.
ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो ये बोलती है, वो कहती है कि कोई भी पर्सन है, अगर किसी पर्सन ने फॉर सपोज क्राइम किया, क्राइम 1 या क्राइम 8, अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है और उस टाइम पे कोई लॉ है जो बताता है कि अगर आप ये कोई अपना एक्ट करोगे तो ये वॉयलेशन ऑफ द लॉ है, तभी आपको पनिशमेंट मिलेगी। पहले उसने क्या बोला, 2 लाइन में उसने बोला कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, उस टाइम पे कोई लॉ बना हुआ था उस क्राइम के लिए, तभी आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने क्राइम कर दिया, कोई लॉ नहीं था, लॉ 10 डेज बाद या 10 ईयर्स बाद बना, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकंड उन्होंने बोला है कि पनिशमेंट आपको उतनी ही मिलेगी जितनी लिखी हुई है, ग्रेटर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जैसे आज कोई क्राइम किया है और किसी पर्सन ने 10 ईयर्स बैक आपसे पहले कोई क्राइम किया था, अगर उसको उस टाइम पे पनिशमेंट मिली है, फॉर एग्जाम्पल उसको 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगी थी, तो आपको भी उतनी ही पेनल्टी लगेगी। ये नहीं कि आपको 1 लाख की पेनल्टी लगा देंगे सेम क्राइम के लिए। तो ये हमें कैसे पता लगता है, जब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पढ़ते हैं। सेकंड वी हैव आर्टिकल 20 क्लॉज 2, इसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपने सेम ऑफेंस मोर देन वंस किया है तो आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर अलग अलग इंटेंसिटी का है आपका क्राइम तो आपको 2 पनिशमेंट्स मिल सकती हैं अलग अलग इंटेंसिटी की। सेम क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने करप्शन की है तो आपको करप्शन के थ्रू ही चार्ज किया जाएगा। अगर आपने करप्शन के साथ किसी का मर्डर भी किया है या आपने अबेटमेंट ऑफ किया किसी कोई और ऑफेंस किया किसी और कैटेगरी का, तो उसके लिए आपको अलग सजा मिलेगी। सेम करप्शन के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। फिर आपके आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, वो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उन्होंने बोला है कि जो आपकी लिबर्टी, जो फ्रीडम है, जैसे हमने प्रिजनर्स की डेफिनेशन में देखा था इनमेट्स वाले में कि लिबर्टी जो आपका फ्रीडम है आपको मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, जो प्रोसीजर कोर्ट ने या लॉ ने स्टैब्लिश किया हुआ है। आपको आर्बिट्ररी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर लिखा है कि आपने कोई क्राइम किया या प्रिजनर हो, आपने क्राइम किया था, आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो अगर लिखी हुई है तभी आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट मैंडेटेड नहीं थी उसमें, ये डिफाइंड नहीं थी, तब भी आपकी लिबर्टी कर्टेल कर दी गई, तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 21 आपको होल्ड करता है, आपको फ्रीडम होल्ड करता है। इसके बाद देखते हैं और कौन से आर्टिकल्स हैं। देन वी हैव आर्टिकल आर्टिकल 22 में वी हैव 4 सब क्लॉजेस, 22 क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7। 22 क्लॉज 4 में लिखा है पार्लियामेंट मे बाय लॉ, किसकी बात की है, पार्लियामेंट की, कि मे बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन हु इज अरेस्टेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन may be detained for a period longer than 3 months, that is 90 days, and also the maximum period for which any such person may be so detained। उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ा गया है कि आपने कोई क्राइम करना था, आपने एंटिसिपेशन ऑफ क्राइम पे आपको पकड़ लिया कि आपने तैयारी की थी पर आपने अभी क्राइम को किया नहीं था, पर प्रेपरेशन पूरी थी कि आप करने ही वाले थे, तो आपको पकड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर किसी लॉफुल अथॉरिटी ने, तो बोला है कि उसकी डेट पहले क्या थी कि आपको 90 डेज तक वो अपने पास रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। पर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है कि मोर देन 90 डेज तक इस पर्सन को, इस प्रिजनर को या इस अरेस्टेड पर्सन को हमें कन्फाइनमेंट में रखना है, डिटेन करना है, तो वो अथॉरिटी किसकी, वो पार्लियामेंट की डिटेन होगी और अरेस्ट आपको करा जा सकता है मोर देन 90 डेज। तो ये कहां लिखा है, आर्टिकल 22 क्लॉज 4। हम आर्टिकल 22 क्लॉज 5 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity to make a representation। उन्होंने बोला है कि अगर आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस हम फ्रेम कर रहे हैं या कोई क्रिमिनल चार्जेस, सिविल चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, तो जो अथॉरिटी चार्जेस फ्रेम करेगी वो आपको एज सुन एज पॉसिबल कम्युनिकेट करेगी कि कौन से चार्जेस आपके ऊपर लग रहे हैं, और आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने अगर कोई रिकमेंडेशन बतानी है या आपने अपना केस डिफेंड करना है या बताना चाहते हो कि आपने फॉल्ट या क्राइम नहीं किया है, तो उसकी भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। आर्टिकल 22 क्लॉज 6। 22 क्लॉज 6 किस चीज की बात करता है, वो कहता है कि जो भी हमने क्लॉज 5 में लिखा है, नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, जिसने ऑर्डर अभी देना है, मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स व्हिच सच अथॉरिटी कंसीडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज।
द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज। उन्होंने बोला कि अथॉरिटी को मैंडेटेड नहीं है कि वो सारे क्लॉजेस आपको बताएगी या डिस्क्लोज करेगी कि किस किस बेसिस पे आपको पकड़ा गया था, या डिटेन किया गया था, या आपका अरेस्ट किया गया था। वो आपको एक ब्रॉडर क्लॉज बता देगी कि हमें ये था कि हमें पता लगा कि आपने ये क्राइम किया तो आपको पकड़ा है। वो आपको सारी चीजें या सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि वो पब्लिक के लिए जेपरडाइज हो सकते हैं, पब्लिक की सेफ्टी को जेपरडाइज कर सकती है। तो अथॉरिटी बोनाफाइड है, वो अपने आपको एक ब्रॉडर क्लॉज बताएगी कि क्यों पकड़ा था। जो दूसरे सब क्लॉजेस हैं वो सारे फैक्ट्स डिकोड नहीं करेगी, ये उनके पास अथॉरिटी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 क्लॉज 7, इसमें बोलते हैं द आर्टिकल गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, या फिर अगेन पार्लियामेंट को पावर दे रहा है टू मेक लॉ, मेंशन प्रोसीजर्स फॉर एडवाइजरी बोर्ड इंक्वायरी एंड डिफाइन डिटेंशन टाइम। तो एक एडवाइजरी बोर्ड बिठाया जाएगा जो आपके केस को स्टडी करेगा, आपका जो डिटेनमेंट का टाइम है या टाइम पीरियड है वही वो बोर्ड डिसाइड करेगा, और आपको बताया जाएगा कि कितने दिन के लिए हमने आपको डिटेन किया है। इसको हाउस अरेस्ट भी बोल देते हैं कई बार। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, जहां हमने देखा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 4 to 7। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स गारंटी की हैं किसको, प्रिजनर्स को, कि आपके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपका कोई लॉ वॉयलेट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को प्रिस्क्राइब करेगा और अपहोल्ड करेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो रिट जुरिसडिक्शन जो आपका आर्टिकल 32 है वो भी प्रिजनर्स को मिलता है, वो आगे केस स्टडी के थ्रू में पता लगेगा। तो देखते हैं कि और कौन से लॉज हैं। देन वी हैव आवर फर्स्ट लॉ, वो है द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। जो ये एक्ट है, ये इसकी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मैंडेट कंडीशंस, टू फोरक्लोज द कंडीशंस, कि वो अपने प्रिजन्स में कौन सी कंडीशंस रखना चाहते हैं, प्रिजनर्स को कैसे रखना चाहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। दिस एक्ट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन, ये 1894 का है, बिफोर इंडिपेंडेंस। दिस एक्ट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग प्रिजन रेगुलेशन, किसको रेगुलेट करना है, प्रिजन्स को इन इंडिया। देयर आर द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रिजनर्स राइट्स। तो हमारे पास 5 तरह की राइट्स गारंटी की हैं इस एक्ट के थ्रू। पहली राइट क्या है, अकोमोडेशन एंड सैनिटरी कंडीशंस फॉर प्रिजनर्स, कि आपने अकोमोडेशन उनका अच्छी तरह करना है, सैनिटेशन कंडीशंस उनके पास होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, बिकॉज एट लास्ट दे आर आल्सो पीपल ऑफ द कंट्री। सेकंड क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रिजनर्स। ऐसा नहीं कि आप उनको मेंटल प्रेशर के अंदर इतना दे दो कि उनका मेंटल साइकी डिस्टर्ब हो जाए, उनकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने उनको कन्फाइन किया है प्रिजन में क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करो। थर्ड है एग्जामिनेशन ऑफ प्रिजनर्स बाय क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स। अगर किसी प्रिजनर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ कंडीशन की कोई प्रॉब्लम है, तो जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, वो एनालाइज करेगा और उनको मेडिसिन देंगे। फोर्थ है सेपरेशन ऑफ प्रिजनर्स फॉर मेल, फीमेल, क्रिमिनल, सिविल, कन्विक्टेड एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। आपने सबके लिए डिफरेंट बैरक्स बनाने हैं, या उनका स्टेइंग का अकोमोडेशन डिफरेंट होना चाहिए। मेल्स का डिफरेंट, फीमेल्स का डिफरेंट, किसने क्रिमिनल ऑफेंस किया उसका डिफरेंट, किसने सिविल ऑफेंस किया उसका डिफरेंट, अगर कोई कॉन्विक्टेड है, अंडर ट्रायल है, सबका डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि सबको इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम के थ्रू ही पनिशमेंट मिलेगी और सबका ह्यूमन राइट है ये। लास्ट है प्रोविजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ट्रायल्स सिविल प्रिजनर्स, पेरोल एंड टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। उन्होंने बोला कि आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर किसी को पेरोल चाहिए तो यू हैव टू गिव पेरोल। अगर कोई अंडर ट्रायल है या कोई सिविल प्रिजनर है, उसका क्राइम कम इंटेंसिटी का है, तो उसको सजा भी कम मिलनी चाहिए। तो ये थे ब्रॉड प्रोविजन ऑफ प्रिजन एक्ट 1894। यूपीएससी ने आपसे पूछा था कि प्रिजन एक्ट किसके अंडर आता है, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट थी कि क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रिजन एक्ट 1894। इसके बाद हमारे पास आता है 1950 का एक्ट प्रिजनर्स का। We'll see the next act. नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास 1950 का, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। उन्होंने बोला है अगर हमें लगता है कि कोई प्रिजनर जेल में है, फॉर सपोज वी हैव 23 जेल्स इन एनी स्टेट। अगर हमें लगता है कि कोई प्रिजनर एक बड़ी जेल में है पर वहां पे वो अनसेफ है या उसकी वजह से बाकी कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है, तो विद इन द स्टेट प्रिजनर को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन जेल टू अनदर जेल। वो आपको कंडीशंस बतानी पड़ेगी कि अंडर विच कंडीशंस यू आर शिफ्टिंग द प्रिजनर। इसमें देखते हैं दिस एक्ट वाज इनैक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद इन द स्टेट, एक स्टेट से सॉरी अमंग द स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फॉर रिहैबिलिटेशन और vocational training and from over populated jails to the less congested jails within the state।
उन्हें बोला कि अगर किसी प्रिजनर को विद इन द स्टेट भी आपने ट्रांसफर करना है या अमंग द स्टेट्स भी ट्रांसफर करना है। एग्जाम्पल मुख्तार अंसारी यूपी में क्राइम किया था, कहां पर लेकर आए थे, पंजाब में लेकर आए थे, तो हम कह सकते हैं कि हम विद इन द स्टेट एंड इंटर बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट प्रिजनर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक लॉ है, एक एक्ट है, उसका नाम क्या है, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। थर्ड देखेंगे, फिर एक 1955 का एक्ट है, वो है प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट्स एक्ट 1955, कि अगर किसी प्रिजनर को कोर्ट में लेके जाना है उसकी सुनवाई के लिए, तो इसमें हम देखते हैं दिस एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस ऑथराइजिंग द रिमूवल ऑफ प्रिजनर्स टू अ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंस और फॉर आंसरिंग टू द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। उन्होंने बोला कि अगर किसी प्रिजनर की हियरिंग है, उसको हमें कोर्ट में लेकर जाना है, हमने उससे कोई आंसर सीख करने हैं या उनसे कुछ हमने पूछना है, तो हम उनको लेकर जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक्ट क्या है, लॉ क्या है, द प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट्स एक्ट 1955। प्रिजनर बोल सकता है कि इस चीज का मैं आंसर कहां दूंगा, कोर्ट में दूंगा, तो उसको इस एक्ट के थ्रू कहां लेकर जाएंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे। देन नेक्स्ट वी हैव 1990 का एक्ट, वो हमारा है प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1990। इसमें दो प्रोविजंस हैं, कौन से हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की ड्यूटी है फॉर द रिमूवल ऑफ एनी प्रिजनर detained under any order or sentence of any court which is of unsound mind to a lunatic asylum and other place where he will be given proper treatment। अगर किसी प्रिजनर का माइंडसेट डिट्यूरेट हो जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ डिट्यूरेट होती है, या वो ल्यूनाटिक, वो पागल हो जाता है, तो हमें उनको उस हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। ये ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की, कि वो मना नहीं कर सकते कि नहीं अगर ये ल्यूनाटिक है हम इसको सेम प्रिजन में रखेंगे, फिर आप इसको सेम प्रिजन में नहीं रखोगे, आप कहां शिफ्ट करोगे, वहां शिफ्ट करोगे जहां पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। सेकंड क्या लिखा है, एनी कोर्ट विच इज अ हाई कोर्ट में इन केस in which it has recommended to government the granting of a free pardon to any prisoner permit him to be at liberty of his own cognizance। उन्होंने बोला कि अगर किसी हाई कोर्ट ने किसी प्रिजन को कोई पार्डन ग्रांट किया है, तो वो प्रिजनर की लिबर्टी है कि वो अपने फ्री कॉग्निजेंस के हिसाब से, फ्री लिबर्टी के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएगा, और कोई भी उसके ऊपर चार्जेस आगे फ्रेम नहीं होंगे अगर उसने क्राइम नहीं किया। अगर क्राइम किया है तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे। फिर हमारे पास लेटेस्ट आता है द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मई 12 को पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, फिर मई 28 और 29 को रिलीज किया था कि हमने क्या करना है, हमें रिफॉर्म करना है और रिहैबिलिटेट करना है किसको, इनमेट्स को, प्रिजनर्स को। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं द मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA। इसमें दे हैव गिवन 7 प्रोविजंस। फर्स्ट प्रोविजन क्या है, इट विल फोकस ऑन रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स, कि इनको रिफॉर्म करना है, जो कंडीशन है वो कंड्यूसिव बनानी है, और इनको हमने रिहैबिलिटेट करना है कि अगर क्राइम नहीं किया तो ये नहीं है कि ये बेवजह जेल में है और अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन यू हैव टू रिलीज देम फ्रॉम द जेल। सेकंड क्या है, प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर प्रिजनर्स एंड जेल स्टाफ फॉर यूजिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स। अगर कोई जेल स्टाफ या प्रिजनर कोई प्रोहिबिटेड आइटम यूज कर रहा है, देन दे हैव प्रिस्क्राइब्ड द पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स रिकवर होते हैं, ड्रग्स कई बार रिकवर होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें क्या है, प्रोहिबिटेड आइटम्स है, इसके लिए उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट। थर्ड क्या लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई सिक्योरिटी जेल्स। उन्हें बोला कि जो जेल्स हैं वो हाई सिक्योरिटी वाले होंगे, ओपन जेल्स भी होंगे, तो उसके लिए प्रोविजंस कहां लिखे हैं, मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 में। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है कि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, तो उसके लिए प्रोविजन कहां पर आया, फर्स्ट टाइम मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। नेक्स्ट कहां पे, प्रोवाइडिंग लीगल एड टू प्रिजनर्स, कि प्रिजनर्स का भी राइट है लीगल एड का, तो उसके लिए कहां प्रोविजन लिखे गए हैं, दे हैव बीन रिटन अंडर द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 2023। सेकंड लास्ट है सिक्योरिटी असेसमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर्स। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो मेल प्रिजनर्स हैं, फीमेल है, क्रिमिनल ऑफेंस है, सिविल ऑफेंस है, अंडर ट्रायल्स है और कन्विक्टेड है, उन सब के लिए सेग्रीगेशन होनी चाहिए, सबका सिक्योरिटी असेसमेंट डिफरेंट होना चाहिए। जो हार्डकोर क्रिमिनल है उसको ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में रखना है, जो सॉफ्ट क्रिमिनल है उसको कम सिक्योरिटी में रखना है, तो उसकी सेग्रीगेशन की बात की है किस एक्ट में, 2023। और लास्ट लिखा है प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन विद अ व्यू टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। इनमेट्स की कंडीशंस क्या है प्रिजन में, क्या जो जेल स्टाफ है वो कंड्यूसिव है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो हेल्प करता है प्रिजनर्स की, नहीं करता, तो ये सारी चीजें मॉनिटर कैसे करनी है, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी
इन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट जो सारा मेथड हो ट्रांसपेरेंट हो। इसका प्रोविजन कहाँ पे है? इसका प्रोविजन है 2023 के एक्ट में। देन वी विल सी व्हाट आर द 5-6 मेजर केस स्टडीज जिन्होंने वन पॉइंट हमें दिया है कि प्रिजनर्स के भी राइट्स हैं और उनके जो राइट्स हैं वो इंटैक्ट होने चाहिए। सो नेक्स्ट हमारी आती है केस स्टडीज, कौन सी हैं? जो ये केस स्टडीज हैं इट इज फ्रॉम द लॉ बुक, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। पहली हमारी आएगी केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडीज डीबीएम पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें बताया गया द सुप्रीम कोर्ट ने बोला asserted that the mere detention does not deprive the convict of all the fundamental rights enshrined in the constitution। उन्होंने बोला कि अगर आपने किसी बंदे को डिटेन कर लिया है, किसी पर्सन को, तो उसका मतलब ये नहीं कि डिटेन का मतलब ये नहीं कि आप उसको कोई भी फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे। उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी और वो अपनी फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करेगा, कोई भी उसको फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने से नहीं रोकेगा। ये कौन सी जजमेंट में पता लगा? इट इज डीबीएम पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है कि जस्ट मियर डिटेनमेंट डज नॉट confine him the deprivation of fundamental rights। Next we have Hiralal Malik versus State of Bihar। ये 1977 की जजमेंट है। इसमें बताया गया इन 1977 अगेन देखो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दी है। अगेन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस्ड फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स एंड रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स। 1977 बैक इन दैट डे उन्होंने बोला, और 2023 में जो हमने अभी एक्ट देखा उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है टू रिहैबिलिटेट एंड रिफॉर्म द प्रिजनर्स। तो ये थी जो जजमेंट, ये बताती है कि प्रिजनर्स को रिफॉर्म करो, उनको रिहैबिलिटेट करो, उनको कन्फाइन नहीं करना है एक ही जेल में, जो 2023 के एक्ट का भी प्रोविजन है। थर्ड जजमेंट वी हैव, ये सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें है द हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट थी। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट the fact that a person is legally in prison does not prevent the use of habeas corpus to protect his other inherent rights। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई प्रिजनर डिटेन में if any prisoner is under detainment, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको habeas corpus यूज नहीं कर सकता। habeas corpus under article 32 to enact your fundamental rights which can be used by both high courts and supreme courts। आप कर सकते हो यूज, फंडामेंटल राइट है आपका, जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो प्रिवेंट नहीं करता कि डिटेनमेंट की। अगर कोई पर्सन को डिटेन किया हुआ है किसी को जेल ने या किसी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, तो उसको ऊपर हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगी, नहीं, उसके ऊपर हेबियस कॉर्पस अप्लाई होगी और वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जो उसके इनहेरेंट राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये हमें कैसे पता लगता है? ये सुनील बत्रा के केस में पता लगता है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग मोर, इसमें आर्टिकल 32 भी मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 32 के कुछ प्रोविजन भी प्रिजनर्स को मिलते हैं, दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ आर्टिकल 32। नेक्स्ट वी हैव प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लिखा है द कोर्ट हेल्ड दैट नो पर्सन शैल बी हैंडकफ्ड fettered routinely for conveyance of the custodian escort। उसने बोला कि अगर आपने किसी प्रिजनर को कोर्ट की हियरिंग के लिए लेकर आना है, प्रिजन से बाहर लेकर आ रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उसको हर बार आप हैंडकफ करोगे या उसको किसी क्या कहते हैं रोप से टाई करोगे, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एब्रोगेट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, क्योंकि फ्री विल है। अगर उसने क्राइम किया, ठीक है, आपने उसको पकड़ा है, वो भाग नहीं रहा, कोर्ट की हियरिंग के लिए आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपने हर बार उसको हैंडकफ करना है रूटीनली। तो इससे क्या होता है, इससे उसकी एक साइकी डिस्टर्ब होती है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता सोसाइटी में आफ्टर हिज रिलीज। नेक्स्ट है आरडी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। इसमें बोला है द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट ऑफ जुडिशियल रेमेडी आर प्री रिक्वेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन जस्टिस। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, किसकी? प्रिजन जस्टिस की, जो 2023 एक्ट का भी पार्ट है। उन्होंने बोला है कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 अभी हमने देखा था, और राइट टू जुडिशियल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो दो फंडामेंटल राइट्स यूज किए, किसके लिए? प्रिजनर्स के लिए। और लास्ट केस हमारे पास है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बोला है कोर्ट अडॉप्टेड अ डायनेमिक एंड कंस्ट्रक्टिव रोल विद रिगार्ड टू प्रिजन रिफॉर्म्स। किसकी बात की? प्रिजन रिफॉर्म्स की। कोर्ट अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स स्ट्रेस्ड ऑन द इंप्रूवमेंट्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रिजन इन इंडिया। कोर्ट ने बार बार बोला कि जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आओ, जो प्रिजनर्स हैं उनकी कंडीशंस ठीक नहीं है, उनका भी हक है जिंदगी जीने का, अच्छी तरह वो जिए, क्योंकि दे आर आल्सो ह्यूमंस, दे आर आल्सो पीपल ऑफ दिस कंट्री।
तो हमने क्या करना है, हमने प्रिजन रिफॉर्म्स की बात की है, उसके लिए कौन सी जजमेंट है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये प्रोविजन हमने कहाँ ऐड किया है, 2023 के जो मॉडल प्रिजन रिफॉर्म्स एक्ट है उसके अंदर ऐड किया है। तो ये टॉपिक था आपका प्रिजन्स का, प्रिजन रिफॉर्म्स का, कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, 14, 19, 21, 22 एंड 32। और क्या है, हमारे पास एक प्रिजन रिफॉर्म्स एक्ट था 1894 का, जिसको बाद में और प्रोविजन ऐड किए 1950 में। फर्स्ट हमारे पास था 1894 का, फिर 1950 में और ऐड किया गया, फिर 1955 में कोर्ट्स वाली बात ऐड की, फिर 1990 में किया, अब किया है 2023 में। तो यूपीएससी की टेंडेंसी रही है, उन्होंने पुराने क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो दे कैन आस्क यू द लेटेस्ट वन आल्सो। और आपके पास केस जजमेंट्स, अगर मेंस का क्वेश्चन आता है, यू कैन कोट दीस केस जजमेंट्स फॉर द आंसर। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जो इसकी पीडीएफ है या प्रेजेंटेशन है, इट विल बी पुट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज स्टे ट्यून्ड इन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।